इस मूवी में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनके 3 बच्चे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम वॉयलेट था। वॉयलेट एक इन्वेंटर भी है। वो अपने टाइम के अंदर बहुत से चीजों को हमेशा की तरह इन्वेंट करती रहती है। उसके पास जो भी चीज होती है उससे वो अपने बाल को बांधती है और उन चीजों को इस्तेमाल में लेकर एक नई चीज बना लेती है। वहीं पर एक दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लाउस था। इसने अपने घर में पड़ी सभी किताब को पहले से ही पढ़ लिया था। इंटरेस्टिंग बात तो यह था कि उसे बुक में लिखी हुई हर बात याद थी और किताब के सभी पेज नंबर भी याद था। इन बहन भाइयों की एक और भी बहन थी जिसका नाम सनी। ये सबसे छोटी और सबसे प्यारी कैरेक्टर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मजेदार वाली बात तो यह था कि सनी हर चीज को चूहे की तरह चबा जाती थी, चाहे वो फिर कोई लकड़ी हो या किसी टाइल का टुकड़ा। यहाँ से कहानी कुछ आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाए जाते हैं कि बच्चों के पास एक बैंकर पहुँचते हैं। वो बैंकर बच्चों के पास पहुँचकर यह बताते हैं कि एक बुरे इंसिडेंट की वजह से तुम अपने पेरेंट्स को खो चुके हो। यानी कि वो बताते हैं कि तुम्हारे पूरे घर में आग लग चुकी है जिसका अभी तक कोई रीजन तो नहीं मिला है। तीनों बच्चे उसी बैंकर के साथ अपने घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर तरफ की सारी चीजें जलकर राख हो चुकी थीं और उनके पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्लाउस जाने से पहले अपने एक रूम में एक दुर्बिंद को देखता है। ये बैंकर एक फाइनेंशियली बैंकर थे और ये इस फैमिली के पर्सनल बैंकर थे। इसीलिए ये बैंकर इन बच्चों के हर चीजों को संभाला करते थे। अब ये बैंकर बच्चों को एक गार्डियन के पास लेकर जाते हैं। ये उस गार्डियन के पास लेकर जाते हैं जो इस फैमिली के सबसे नजदीकी थे। तीनों बच्चे जब गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं तो एक बहुत ही प्यारे घर को देखते हैं। बच्चों को यह लगता है कि हम एक बहुत ही अच्छे जगह पर आ गए हैं, लेकिन इनकी ये पहली और आखिरी गलती थी। जब बच्चे मुड़कर पीछे की तरफ देखते हैं तो वो एक डरावनी घर को देखते हैं जो कि एक जंगल में था। दरवाजा खुलते ही हमें इनके पहले गार्डियन को दिखाया जाता है। ये गार्डियन बहुत ही ज्यादा लालची किस्म का था। दरअसल इन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे, इन्हें तो सिर्फ बच्चों का पैसा चाहिए था। वो इसीलिए उस बैंकर को जल्दी से यहाँ से भेज भी देते हैं। हम देख पाते हैं कि घर बहुत ही ज्यादा डरावना लुक दे रहा था। हर तरफ जाले ही जाले दिख रहे थे, सीढ़ियाँ टूट चुकी थीं और हर तरफ बुरी तरह डरावना सीन था। उस घर के अंदर एक सीक्रेट रूम भी था जहाँ पर वो गार्डियन बच्चों को जाने से मना करता है। इस गार्डियन का नाम काउंट ओलिफ था। उन बच्चों को आते ही काउंट ओलिफ उनके काम का लिस्ट पकड़ा देते हैं। उस लिस्ट में घर का सारा काम लिखा हुआ था, लाइक उनके घर की सफाई, खाना बनाना, इवन बर्तन धोना, सब कुछ। कुछ देर के बाद वहाँ पर ओलिफ के दोस्त भी आ जाते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ओलिफ एक ड्रामा मास्टर भी रह चुका था। उसके दोस्त बहुत ज्यादा बुरे और काफी खतरनाक दिखाई दे रहे थे। ओलिफ सभी बच्चों को बोलता है कि मुझे 8 बजे से पहले ही डिनर तैयार होना चाहिए और इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ अपना ड्रामा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसकी ड्रामा प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बोरिंग थी कि उसके सभी दोस्त वहाँ पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चे जब किचन में जाते हैं तो उनको वहाँ पर चूहे और मरे हुए कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी न होने की वजह से और कोई भी रास्ता न दिखने पर भी वो बच्चे फिर भी पास्ता रेडी कर देते हैं। इतना काम करने के बावजूद भी ओलिफ बच्चों पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। इसी वजह से वो क्लाउस को मारता भी है। बच्चों के साथ पहले से ही बहुत बुरा हो चुका था। वो अपने पेरेंट्स को खो चुके थे, लेकिन फिर भी ओलिफ बच्चों के साथ काफी बदतमीजी किए जा रहा था। वॉयलेट तीनों में से सबसे बड़ी थी। अब वो यह कहती है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहीं हमारा घर है। वो अपने बालों को बांधती है और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करती है जहाँ पर वो एक हट तैयार करती है जिसमें वो बच्चे बैठे हुए थे और उनके पास उसके पेरेंट्स की एक पिक्चर्स भी थी जिसके ऊपर रोशनी डालने से वो टेंट पर दिखाई दे रहे थे। अगले दिन काउंट ओलिफ बच्चों के साथ कोर्ट में पहुंच जाता है और वहाँ पर यह साबित कर देता है कि वो एक लीगल गार्डियन है। वो बच्चों का लीगल गार्डियन बनते ही बच्चों को मारने के बारे में सोचने लगता है। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि बच्चों को मारने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। इसलिए वो तीनों बच्चों को एक रेलवे ट्रैक पर छोड़ देता है और कार को लॉक करके उतर जाता है। अब जब बच्चों को यह बात पता चला कि यहाँ पर ट्रेन आने वाली है तो तभी जल्दी से वॉयलेट बैंकर को कॉल लगा देती है। बैंकर के पास भी ट्रेन चल रही थी, इसीलिए उनको कोई भी बात समझ में नहीं आती। तब वॉयलेट के मन में एक आइडिया सूझता है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाती है कि जिसे फेंकने से रेलवे ट्रैक को बदल सके और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। वो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को फेंकती है वो ट्रेन की ट्रैक को चेंज कर देती है। वॉयलेट अपने दोनों भाई बहन की जान बचा लेती है कि तभी वहाँ पर वो बैंकर भी पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर आकर यह समझने लगते हैं कि मिस्टर काउंट ओलिफ ने बच्चों को कार चलाने की इजाजत दी हुई है। बच्चे बैंकर को यह समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि उनकी गार्डियन ने उनको मारने
की कोशिश की है, लेकिन उनके बैंकर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही वो बच्चों को काउंट ओलिव से छुड़वा कर ले आते हैं। इसके बाद वो बच्चों को लेकर एक दूसरे गार्डियन के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर यहाँ के दूसरे गार्डियन को ही इन बच्चों को देखभाल करनी थी। यहाँ पर बच्चों के साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता था कि जैसे उनके पहले गार्डियन ने उनको मरने के लिए उन्हें ट्रेन के आगे छोड़ दिया था। इनका ये गार्डियन एक डॉक्टर थे और इनको जानवर पालने का बहुत ज्यादा शौक था, खासकर सांपों का। इवन इनके घर में पूरे घर में अलग अलग तरह के जानवर थे। वो बच्चों को बताते हैं कि उनके पास कैसे किस तरह तरह के कितने सांप हैं और उन्हें कितना इन जानवरों से प्यार है। वो बच्चों को वहाँ पर 2 मुंह वाले कोबरा से भी मिलवाते हैं और 3 आंखों वाले मेंढक से भी। फिर वो आखिर में अपने खास जानवर से भी मिलवाते हैं। दरअसल ये एक ब्लैक पाइथन था। वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन सांपों को पकड़ा था। वो बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेंडली जानवर होते हैं। ये किसी भी इंसान को मार नहीं सकता। रात होने पर डॉक्टर गार्डियन उनको गाना भी सुनाते हैं। यहाँ पर ये तीनों अपने दूसरे गार्डियन के साथ रहकर खुद को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे और वो उनको यह भी बताते हैं कि हमारे घर वाले भी मुझे यही सॉन्ग सुनाया करते थे। अब वो डॉक्टर तीनों बच्चों को अगली सुबह कहीं पर लेकर जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। वो आदमी इन्हें बताता है कि वो एक असिस्टेंट है। हालांकि इसे डॉक्टर ने ही बुलाया था, लेकिन ये आदमी एक बहरूपिया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि काउंट ओलिव ही था। ये यहाँ पर भी बच्चों को मारने के लिए आ गया था। ये अपने दूसरे वाले गार्डियन को बहुत ही ज्यादा बताने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन उनके गार्डियन ये समझ ही नहीं पाते कि बच्चे क्या इशारा कर रहे हैं। बच्चों के मन में दूसरी तरह का एक आइडिया आता है। वो सांप के ऊपर कुछ लिखकर अपने गार्डियन के पास भेज देते हैं। अब डॉक्टर को यह बात समझ में आ चुका था कि ये आदमी जो असिस्टेंट बनकर आया है वो एक बहरूपिया है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब बच्चे जब अपने गार्डियन को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलते। यहाँ पर उन बच्चों को यह बात तो पता चल चुकी थी कि उनके गार्डियन अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और काउंट ओलिव के बयान मिलने से यह पता चलता है कि डॉक्टर गार्डियन को किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के ब्लैक पाइथन ने ही मारा था। बच्चे इस बात पर ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं। कहते हैं कि वो जानवर इतना अच्छा है कि वो उन्हें मार ही नहीं सकता। इस बात को कोई भी पुलिस वाले या कोई भी बैंकर नहीं मानने वाला था। तभी यहाँ पर एक मिरेकल हो जाता है। छोटी सी सनी उसी ब्लैक पाइथन के पास चली जाती है। सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा दिखने वाला सांप उस बच्ची को काट नहीं रहा बल्कि उसके साथ तो खेल रहा था। और अब यहाँ पर पुलिस के साथ बैंकर को यह बात पता चल जाती है कि आदमी काउंट ओलिव ही है। जब वो उसको पकड़ने ही वाले थे उससे पहले ही वो यहाँ से भाग निकलता है। अब जबकि बच्चों का दूसरा गार्डियन भी मर चुका था और अब बैंकर के पास जो तीसरी गार्डियन थी वो थी एक लेडी। बैंकर बच्चों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ के घर पानी के ऊपर बना हुआ था। यहाँ आने पर उस घर में से एक लेडी बाहर निकल आती है। यही बच्चों के तीसरी गार्डियन थी। वो बच्चों को देखते ही उनके फैमिली के बारे में पूछती है। वो लेडी सभी बच्चों को अपने घर के अंदर बुला लेती है। यहाँ पर वो लेडी उन तीनों बहन भाइयों को हर बात समझाने लग जाती है कि इस चीज को टच मत करना वरना ये तुम्हें मार देगी, या फिर तुम फ्रिज के पास मत जाना वरना वो तुम्हें अपने नीचे दबा देगा। उस झूमर के पास मत जाना, वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। हो सके तो किसी डोर के हैंडल को भी मत टच कर देना, अगर वो गलती से टूट भी गई तो वो तुम्हारी आंखों के अंदर लग सकता है। दरअसल वो लेडी हर बात से डरा करती थी। वो यह सोचती रहती थी कि आज नहीं तो कल वो इन चीजों से मर जाएगी और इसी वजह से घर से बाहर भी नहीं जाया करती थी। अब वॉयलेट उस लेडी से पूछती है कि क्या आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स के डेथ्स कैसे हुई थी, यानी हमारी घर में आग कैसे लग गई थी। लेकिन वो लेडी उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो वॉयलेट को एक पुराना एल्बम दिखाती है जिसमें उसके बहुत ही ज्यादा पुराने पिक्चर्स के साथ उसके बहुत ही ज्यादा यादें थी। बच्चे देख पाते हैं कि ये लेडी पहले बहुत ज्यादा ब्रेव हुआ करती थी। तभी उनके सामने एक ऐसी पिक्चर आती है जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तभी वॉयलेट उस लेडी से पूछने लग जाती है कि क्या आप मेरे पेरेंट्स को जानती थी, यानी कि मेरी पेरेंट्स आप लोगों के साथ रहा करते थे। कि तभी वो इसी पिक्चर में अपने सेकंड गार्डियन को भी देख पाते हैं जिनको काउंट ओलिव ने मार दिया था, यानी कि सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। पर तभी वो लेडी उस एल्बम को बंद कर देती है, यहाँ तक कि अब वो उसके बारे में भी बात करना बंद कर देती है। इसके बाद वो लेडी बच्चों को एक बड़े से रूम में लेकर जाती है
हैं जहाँ पर एक बड़ी सी कांच की एक विंडो भी थी और वहाँ उस कांच के विंडो के बाहर एक बड़ा सा समुद्र दिखाई दे रहा था। वो बच्चों को यहाँ पर अपने हस्बैंड के डेथ के बारे में भी बताती है कि कैसे उनकी हस्बैंड के डेथ हो गई थी। दरअसल उसके हस्बैंड को एक झोंक ने खा लिया था जो कि वो इंसानों को बहुत ही आसानी से सूंघ सकती है। इसके अगले दिन बच्चे अपने गार्डियन को लेकर मार्केट में जाते हैं और यहाँ पर एक और आदमी भी आ जाता है और ये एक कैप्टन था। ये कैप्टन उस लेडी से मीठी मीठी बातें करने लग जाता है और उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे उसे एक ही मिनट में पहचान लेते हैं कि ये तो काउंट ओलेफ ही है और ये फिर से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आया हुआ है। बच्चे अपने गार्डियन को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आप समझ जाए, इन्होंने पहले भी हमारे गार्डियन को मार दिया था और ये अब भी हमें मारने के लिए ही आए हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो गार्डियन उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो कैप्टन यानी काउंट ओलेफ को अपने साथ घर लेकर जाती हैं। घर पहुंचकर जब बच्चे अपने गार्डियन को ढूंढते हैं तो उस वक्त तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो देखते हैं कि वही शीशे वाली विंडो टूटी हुई थी और वहाँ पर एक साइड नोट लिखा हुआ था। जब वो उस नोट को पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि इसमें लिखे गए अक्षर गलत हैं, मगर वो यहाँ यह बात सोचने लग जाते हैं कि उनकी गार्डियन तो कभी भी अपने ग्रामेटिकल में मिस्टेक्स नहीं करती थी यहाँ पर, जबकि हमें तो यह बात पहले से पता है कि क्लाउस को बुक के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। वो वॉयलेट को बताता है कि अगर कोई ग्रामर मिस्टेक कर रहा है तो इसका मतलब यह कि वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। गार्डियन हमें कोई न कोई चीज तो जरूर बताना चाहती हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक केव का नाम लिखा हुआ था, यानी कि वो एक जगह पर छुपी हुई है और वो अभी भी जिंदा हैं कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। वहाँ के सारे चीजें सामान उड़ने लग जाते हैं जैसा कि उसके गार्डियन ने बताया था। ठीक उसी तरह से हो रहा था। गैस के टैंक लीक हो गई थी, किचन से गैस बाहर निकलने लग गए थे जिसकी वजह से दरवाजे का हैंडल भी लगभग टूट चुका था, यानी कि वो हैंडल टूटकर उनके आंखों में लगने वाली थी। फ्रीज तूफान की वजह से इनके ऊपर गिरने वाली थी। बच्चे तूफान से बचने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं और जब तूफान का गुस्सा थम जाता है तो बच्चे देखते हैं कि वो तीनों अभी भी जिंदा थे, मरे नहीं थे। लेकिन देखने को मिला कि उनका घर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। वो सिर्फ एक लकड़ी के सहारे पर खड़े हुए थे। इतने बड़े तूफान में घर तबाह हो जाने के बावजूद भी वो अभी तक नहीं हारे थे। अब वो एक भारी से चीज से एक लकड़ी पर मारते हैं ताकि वो लकड़ी का टुकड़ा झूलकर दूसरी तरफ जा सके और वो खुद कर जमीन पर आ जाए। वो वहाँ पर आकर एक बोट में बैठकर और उस जगह पर जाने लग जाते हैं जहाँ पर उनके गार्डियन अभी भी जिंदा थी। उस गुफा के पास पहुँचने पर अपने गार्डियन को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उनकी गार्डियन उनके पास आ जाती हैं। बच्चों के पूछने पर कि आपके साथ क्या हुआ था तो वो बच्चों को बताती हैं कि वो बहुत बड़ा जल्लाद था, उसने जबरदस्ती उस नोट को लिखवाया था। बच्चे अपने गार्डियन से कहने लगते हैं कि हम आपको यहाँ से ले जाने के लिए आए हुए हैं। पहले तो उनकी गार्डियन जाने से मना कर देती हैं, लेकिन फिर वो बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अभी वो समुंदर के बीच में ही थे कि तभी बहुत सारे झोंकने उनके बोट पर अटैक कर देते हैं और सभी झोंक उनके बोट के अंदर आने लग गई थी कि तभी उन्हें उनके तरफ एक और बोट आती हुई दिखाई देती है। बच्चे उस बोट से मदद लेने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। पता चलता है कि ये बोट किसी और की नहीं बल्कि काउंट ओलेफ की ही थी। वो फिर से बच्चों के पास पहुंच गया था। पहले तो वो इनके गार्डियन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और वो उन्हें पानी के अंदर अकेला ही छोड़ देता है, यानी कि काउंट ओलेफ ने उनके तीसरी गार्डियन को भी मार दिया था कि तभी उसी टाइम वहाँ पर बैंकर के साथ कुछ पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर बहन भाई बैंकर को फिर से बताने की कोशिश करने लग जाते हैं कि काउंट ओलेफ ने कितने ज्यादा लोगों को मार दिया है और वो हमारी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। लेकिन वो बैंकर यहाँ पर भी बच्चों के बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। अब यहाँ पर काउंट ओलेफ सभी बच्चों को अपने ड्रामा के लिए इनवाइट करता है। बच्चों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो आखिर क्या करना चाहता है, पर तभी क्लाउस को पता चलता है कि ये एक बुक की वजह से ऐसा कर रहा है। क्लाउस अपनी बहन को बताता है कि अगर हम दोनों की शादी अलग अलग हो भी जाती है तो हम दोनों अपने प्रॉपर्टी के लिए लीगल नहीं हैं। तभी उन्हें एक यह बात समझ में आ जाती है, दरअसल काउंट ओलेफ एक प्लानिंग कर रहा है, यानी कि वो वॉयलेट से शादी कर लेगा और जैसे ही वो वॉयलेट से शादी करेगा तब उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वॉयलेट उससे शादी करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि कोई भी तुम्हारे इस ड्रामा पर यकीन नहीं करेगा और कहने लगती है कि जब तक यह शादी एक लीगल जज के सामने नहीं होगी तब तक इस शादी को शादी नहीं
कहा जा सकता। तब काउंट ओलेफ उसे कहता है कि इस बात को तो मैंने पहले से ही सोच रखी थी, इसलिए मेरी नेवर मेरी हेल्प करने के लिए आई है। उसको तो बस यही लगेगा कि ये तो बस ड्रामा का हिस्सा है। यहाँ पर वॉयलेट मना कर देती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, पर तभी काउंट ओलेफ यहाँ पर एक बुरी हरकत करने लगता है। उसने उनकी सबसे छोटी बहन सनी को पकड़ लिया था और घर के सबसे ऊपर वाले मंजिल पर उसे बांध दिया था और कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो मैं तुम्हारी बहन को इतने ऊंचे बिल्डिंग से नीचे गिरा दूंगा। अब मजबूरन वॉयलेट को शादी के लिए हाँ कहनी पड़ जाती है और यहाँ पर काउंट ओलेफ की ड्रामा स्टार्ट हो जाती है। मगर अब भी क्लाउस हार मानने वालों में से नहीं था। वो यह सोच रहा था कि अगर वॉयलेट मेरी जगह होती तो वो क्या करती। इसीलिए वो अपनी बहन को बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ड्रामा भी चल रहा था जहाँ पर शादी का सीन चल रहा था। यहाँ पर सभी को यह लग रहा था कि यह सिर्फ एक ड्रामा है। उधर क्लाउस उस रूम में पहुंच चुका था जहाँ पर काउंट ओलेफ ने उनको जाने से मना किया था। क्लाउस के हाथ में एक पेपर था जो उसे अपने लेडी गार्डियन के घर से मिला हुआ था। उस पेपर के ऊपर आंख बनी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से जो काउंट ओलेफ के रूम में बनी हुई आंख की तरह थी। और क्लाउस अपने छोटी बहन को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ ड्रामा भी खत्म होने वाला था और वॉयलेट मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर रही थी। पर तभी दूसरी तरफ क्लाउस को समझ आ गई थी, आंख के ऊपर जो ये सूरज की रोशनी पड़ रही है ये किसी भी चीज को जलाकर राख बना सकती है। और अब क्लाउस यहाँ पर बस सूरज के रोशनी आने का वेट कर रहा था कि जैसे ही आंख पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वो इस जगह को तबाह कर देगा। उसकी मदद से क्लाउस उस सर्टिफिकेट को जला देता है जिस पर वॉयलेट ने अभी अभी साइन किया था। अब काउंट ओलेफ सभी को चीख चीख कर यह बताने लग जाता है कि तुमने तो इन बच्चों की बात नहीं सुनी। ये बच्चे तो कब से कह रहे थे कि इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है और मैंने ही सबको मारा है। उस सर्टिफिकेट के जलते ही स्टेज पर हर आदमी आ जाते हैं जो कि उस ड्रामे का हिस्सा बने हुए थे और इसके बाद काउंट ओलेफ को सजा हो जाती है। और काउंट ओलेफ को सजा होने से पहले जज उसे वही सजा देता है जो इन बच्चों ने अभी तक बर्दाश्त किया हुआ था, यानी कि काउंट ओलेफ को सबसे पहले एक ट्रेन के पटरी पर बांध दिया जाता है, फिर झोंक से भरी हुई बोट पर छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ बैंकर के पास अभी भी बच्चे थे जिनका अभी भी ना तो कोई गार्डियन था, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो उनका ख्याल रख सके। बैंकर उनसे कहने लगते हैं कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। अब यहाँ से सीधा बैंकर उन्हें उनके घर लेकर जाते हैं जो कि पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो चुके थे। जब बच्चे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर क्लाउस को एक लेटर मिलता है जो कि उनके पेरेंट्स ने लिखा हुआ था, लेकिन लेटर आने में काफी देर हो चुकी थी और उस लेटर के आने से पहले उनका घर बुरी तरह से जलकर राख हो चुका था और उनकी पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी थी। वॉयलेट उस लेटर को पढ़ता है और इसी के साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।